वो कर लिए थे। आज हमने करने हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल और इसमें रीजनिंग है। तो मैं हम थोड़ा बहुत स्लो चलेंगे क्योंकि इसमें 2-4 रीजनिंग है। वो रीजनिंग जो है वो पहले पॉइंट में है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हम नेम रिएक्शन भी आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल का, जो आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड का नॉर्मली होता है। देन कॉल्ब्स रिएक्शन, राइमर-टाइमर रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट एंड ऑक्सीडेशन। इनमें से ये तो सब एक एक रिएक्शंस हैं जस्ट। जो मेन रीजनिंग है वो इसमें है। अदरवाइज अगर आप इसके रिएक्शंस को देखेंगे आपको लगेगा बड़े सिंपल से रिएक्शंस हैं। तो मेन रीजनिंग इसमें है। अगर आपने लास्ट चैप्टर किया होगा उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जब मैंने पढ़ाया था तो अच्छे से पढ़ा होगा, उसकी रीजनिंग ध्यान होगी तो यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो जो ये ग्रुप होता है OH ग्रुप, ये लोन पेयर डोनेट करता है बेंजीन रिंग को। जैसा कि हमने यहाँ पे अगर OH की जगह पे आप क्या लगा दें, Cl लगा दें, तो सेम तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ भी लोन पेयर होते हैं। तो इस तरह के इफेक्ट को प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। प्लस आर इफेक्ट मतलब रेजोनेटिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें लोन पेयर कहाँ डोनेट हो रहे हैं, बेंजीन की तरफ डोनेट हो रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम मतलब सॉरी, इस तरह के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट। तो ऐसे हमने क्लोरो में भी पढ़ा था, यहाँ पे हेलोजन होता, तब भी हमने यही पढ़ा था कि जो Cl है इट ऑल्सो हैज प्लस आर इफेक्ट, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, इट इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों हो गई डेंसिटी ज्यादा, रेजोनेंस की वजह से। मतलब यहाँ माइनस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर आप फिनॉल में देखें वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन जो है उनकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे। तो इस वजह से जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, और ये होती है मेटा पोजीशन, ये वाली जो है विद रिस्पेक्ट टू OH। OH से गिनती स्टार्ट करें तो ये ऑर्थो, फिर ये मेटा। तो मेटा पोजीशन पे ना डेंसिटी घटी ना बढ़ी, लेकिन रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी बढ़ गई। सो जैसे हेलो बेंजीन जो होते हैं, हेलो बेंजीन कौन से बताए थे मैंने, मैं दोबारा स्ट्रक्चर बना रही हूँ ताकि अगर ये वाले ऊपर क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो बेंजीन, तो इसमें भी क्या होता है, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो रीजनिंग वही सेम रहेगी। अगर आप देखें फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज, लैंग्वेज देख लीजिए सेम वही है, because electron density increases at ortho and para position due to resonance। अगर आप इसमें देखें, इसमें रेजोनेंस है प्लस आर इफेक्ट। ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है, ये सेम पॉइंट है। अब आपको मैं एक जो है एक चीज कंपेयर करूंगी हेलो बेंजीन की और फिनॉल की। पहले मैं हेलो बेंजीन की बात करती हूँ। मैंने आपको ये बोला था कि ये जैसे ये मान लीजिए ये क्लोरोबेंजीन है, तो मैंने कहा था ये जो हेलो बेंजीन होते हैं, अगर आप उसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं या कम रिएक्टिव होते हैं, बताइए। बेंजीन के मुकाबले जो क्लोरोबेंजीन है वो ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या कम? आदित्य बोलिए। ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नहीं, पढ़ा नहीं है ढंग से, इसीलिए मैंने ये चीज बताई है। ये जो होते हैं बेंजीन के मुकाबले दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दे रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन। ये आपको बताया था मैंने। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर आप देखें, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर मैंने आपको इस टाइम
रीजनिंग बताई थी क्लोरोबेंजीन में या हेलोबेंजीन्स में कि ये जो Cl लगा होता है इट हैज माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड मेक इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई, मतलब आप खुद सोचिए जो इलेक्ट्रोफाइल जिसका अटैक होने वाला है वो कहां अटैक करेगा, जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। जैसे आप किसी डेकॉइट की बात करें, जैसे कोई डाकू वगैरह है, वो कहाँ, जहां पे पैसे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वहीं पे तो अटैक करेगा। अब मान लो कोई बंदा अपने पैसे को उस जगह से शिफ्ट करके कहीं और कर दे, तो वो क्या करेगा, क्या उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वहां अटैक करने की वो बढ़ेगी या घटेगी? मतलब एक डाकू है, घटेगी ना, क्योंकि वहां पे तो उसको जो चीज चाहिए वो तो मिल नहीं रही है। तो इलेक्ट्रोफाइल जिसने अटैक करना है उसको क्या चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर इसने क्या किया, वो जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे थे इसने अपने माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या कर लिए, अपनी तरफ खींच लिए। इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ये समझ में आया सबको? पहले भी मैंने बताया था, इसलिए ध्यान से पढ़िए इसको, ये क्वेश्चन आता है। यस मैम। अच्छा, अब इसको मैं कंपेयर करूंगी फिनॉल से, लेकिन मैं पहले इसका इसी का बता दूं। अगर मैंने आपको उसमें एक क्वेश्चन भी बताया था कि जो ऑर्थोपैरा डायरेक्शन होती है, ऑर्थोपैरा की मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, पैरा पे आएगा या मेटा पे आएगा, वो डिसाइड करता है प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ गई है। अब उस टाइम मैंने ये चीज नहीं बताई थी, मैंने सिर्फ ये बताया था कि ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट जो है, ये जो हेलोजन एटम है ये क्या करता है, इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए स्लोअर होता है, इसमें टाइम लगता है होते हुए, स्लो होता है। लेकिन अब मैं आपको ये एक चीज और बता रही हूँ कि देखिए क्या होता है कि अगर आप प्लस आर इफेक्ट की बात करें, इसमें भी प्लस आर इफेक्ट है। क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे ना, ऊपर यहाँ पे Cl होगा सिर्फ OH की जगह पे। तो प्लस आर क्या कर रहा है, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और माइनस आई क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो जो क्लोरोबेंजीन या ये जो हेलोबेंजीन होते हैं, इनमें जो डोमिनेटिंग होता है वो होता है माइनस आई इफेक्ट। जैसे आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, एक बच्चा एक तरफ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, एक तरफ प्लस लग रहा है, क्योंकि दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर की तरफ खींच रहा है, वो उधर की तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। अब आप बताइए जो बीच में जो नॉट है, मतलब यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन है, वो किस तरफ ज्यादा जाएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी जो जहां पे स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे मैं कह रही हूँ माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटिंग। तो इस वजह से जो है माइनस आई इफेक्ट की वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन में। समझ आ गया कि प्लस आई, तो प्लस आर इफेक्ट जो है वो सिर्फ क्या डिसाइड करता है, डायरेक्शन देता है, क्योंकि वो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, माइनस आई। तो रिएक्टिविटी ये डिसाइड कर लेता है कि भाई ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं फिनॉल की। अगर ये कह रहे हैं, अगर आप फिनॉल को कंपेयर करें, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये फिनॉल है, फिनॉल को अगर आप बेंजीन से कंपेयर करें टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये जो फिनोलिक, ये जो OH लगा हुआ है ना फिनॉल की फिनाइल रिंग से, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इट इज एक्टिवेटिंग इन नेचर, मतलब इसमें प्लस आर डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, प्लस आर डोमिनेटिंग है इसमें। तो प्लस आर की वजह से जो है फिनॉल जो है इट इज एक्टिवेटिंग इन नेचर, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ गई। तो प्लस आर की वजह से ही ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, और प्लस आर क्योंकि डोमिनेटिंग है तो वो रिएक्टिविटी डिसाइड करता है। ये सबको समझ में आ गया कि जो फिनॉल है वो एक्टिवेटिंग है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, ये सब समझ में आ गया। अब देखिए इसको मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे समझाने में टाइम लग रहा है कि फर्स्ट टाइम में, और मैं पुरानी बातों को भी यहाँ पे ले रही हूँ इस वजह से। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन समझिए।
देखिए अगर ये कह रहे हैं, मान लीजिए आप बेंजीन की, यहाँ पे मैंने हेलोजिनेशन करी है। हेलोजिनेशन आप समझ सकते हैं ना क्या होता है, बेंजीन का एक H की जगह पे X आ जाए, X मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो, है ना। तो हेलोजिनेशन कैसे करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, क्लोरोबेंजीन में भी हमने क्या किया था, हमने पहले इसको देखिए, हमने क्या किया है, इसके अंदर हेलोजन से रिएक्शन किया है इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड। लुईस एसिड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, और ये FeBr3 भी ले सकते हैं, फेरिक ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, जैसे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड। अब ये जो लुईस एसिड होता है ना बेटा, इसका ये काम होता है कि ये ना आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, मतलब X+ जनरेट करेगा। इसकी अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो ये जो आपका लुईस एसिड है ना, ये क्या करता है, इसके बॉन्ड को पोलराइज करता है, तो उससे क्या होता है, एक X+ बच जाता है और एक X- बन जाता है। नॉर्मली X के ऊपर, मतलब हेलोजन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, पर ये लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का काम करता है, मतलब इसको पोलराइज करता है। सबको समझ में आ गया कि लुईस एसिड क्या करता है, हेलोजन को पोलराइज कर रहा है। पोलराइज मतलब इस तरह से, एक के ऊपर प्लस आ गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया एक, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फिनॉल के अंदर ये जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन, ये लुईस एसिड की एब्सेंस में भी हो जाता है, मतलब लुईस एसिड ना भी हो, क्योंकि रीजन अभी आगे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि जो फिनॉल होता है वो एक्टिवेटिंग नेचर का होता है। देखिए मैं अगर इसका मैकेनिज्म बनाऊं, है हालांकि मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, मान लीजिए ये Br है, तो ये क्या है, एक्टिवेटिंग का है, ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, ये यहाँ करेगा, और फिर ये क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, मतलब खुद ही पोलराइज कर दिया, खुद ही इसने Br+ छीन लिया। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आया कि मान लो ये कह दे हेलोजिनेशन जो है इट इन फिनॉल इज टेकिंग प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड की जगह पे वो स्पेसिफिकली कह सकते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक ब्रोमाइड, या कह दे क्लोरीनेशन जो है हेलोजिनेशन की जगह पे वो कह दे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन जो फिनॉल में है वो लुईस एसिड की एब्सेंस में होता है। ये समझ में आया सबको, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम, आ गया। यस मैम। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये इतना एक्टिवेटिंग होता है कि अगर आप जो ये जो ब्रोमीन या क्लोरीन वगैरह जो भी आप ले रहे हैं, स्पेशली ब्रोमीन की बात करते हैं बिकॉज वो लिक्विड होता है, तो ये जो ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी हेलोजन है, अगर आप इसको पोलर मीडियम में लेते हैं, पोलर में, ये इतना एक्टिवेटिंग होता है कि ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देता है। अब आप खुद सोचिए, इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन को कि इलेक्ट्रोफाइल सारी पोजीशन जितनी भी ऑर्थो है और जितनी भी पैरा है, मतलब 2 ऑर्थो एक पैरा है, सब पे लग जाता है। और ये होता है अगर मीडियम क्या हो, पोलर हो, वाटर हो। समझ आ गया? ये क्वेश्चन आएगा आगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, पर अभी आपको ये समझ में आया कि इनके अंदर ये एक्टिवेटिंग होती है। हाँ, मैं फोन कर रखी है। मम्मी ताड़ फाड़ को खोल के, हाँ मैम क्या हुआ? और कुछ नहीं। सर प्रेजेंट लगा दीजिए। ये तो ये एक्टिवेटिंग नेचर का होता है, ठीक है। ये चीज आप समझिए कि भाई हेलोजिनेशन जो है इन फिनॉल टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, या मैं हेलोजिनेशन की जगह पे वर्ड यूज कर दूं, क्लोरीनेशन इन फिनॉल टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब आंसर सेम होगा। क्या आंसर होगा? बिकॉज फिनॉल इज एक्टिवेटिंग इन नेचर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट एंड, हाँ, एंड पोलराइजेशन ऑफ, अगर क्लोरीन दिया हुआ है तो कह देंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन इवन इन एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं, ये सारा एक एक पॉइंट लिखा है। देखिए मैंने हेलोजिनेशन की बात की है, ये देखिए कह रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जो है लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है, इसमें मैंने वो भी दे दी है। ये लुईस एसिड क्या करता है, इट पोलराइज द ब्रोमीन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल। लेकिन फिनॉल में ये जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, हेलोजिनेशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दें, इट टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ अ लुईस एसिड। तो इसका आंसर क्या हो गया, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग। और ये पोलराइजेशन तभी होती है जब OH बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, अल्कोहल में नहीं होती है, ठीक है ना। वैसे भी हम अल्कोहल के रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, अल्कोहल में नहीं होती है। तो पोलराइजेशन जो है इट टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड।
ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा, पहले क्वेश्चन सुनना है उसके बाद आंसर। पहले आपको समझा देती हूँ, क्वेश्चन बाद में बताती हूँ, पहले एक चीज देखिए। ये कह रहे हैं कि अगर आप फिनॉल का रिएक्शन, ये कन्वर्जन में भी आता है, अगर आप फिनॉल की मान लीजिए ब्रोमिनेशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली, मैंने आपको बताया क्योंकि ब्रोमिनेशन ज्यादा हम नॉर्मली करते हैं, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मिलता है और लैब में काफी सारी चीजें, काफी सारे रिएक्शंस हम यूज करते हैं। अ, जो अल्कीन वगैरह होता है ना, अल्कीन है कि सिंगल बॉन्ड वाला है या फिर कौन सा जो है डबल बॉन्ड वाला, मीन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए भी मैं आपको ध्यान होगा, हमने इससे पहले चैप्टर में ब्रोमीन टेस्ट किया था ना, कि अगर डबल या यस मैम। ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर आप उसमें ब्रोमीन डालेंगे तो वो डीकलराइज हो जाएगा, तो वो किया था हमने। तो यहाँ पे वही चीज है, ब्रोमीन की बात। ये कह रहे हैं मान लीजिए आप ब्रोमीन लेते हैं इन वाटर, इसको इस तरह से भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे Br2 लिखा हो और ये जो एरो है ना इसके ऊपर वाटर लिखा हो, या मैं कह दूं ब्रोमीन वाटर, ऐसे ना लिख के मैं कह दूं ब्रोमीन वाटर, तो एक ही चीज है। कई बार ना ये मैं चीजें छोटी छोटी इसलिए बता रही हूँ, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अब ये देखिए, अगर आपका ब्रोमीन वाटर है, मतलब आपका जो मीडियम है वो, या जो आप सॉल्वेंट है वो क्या है, आपका वाटर है, पोलर सॉल्वेंट है। तो बहुत, ये देखिए कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। ट्राई सब्सटीट्यूट का मतलब है तीन जगह पे सब्सटीट्यूशन हो गई, तीन जगह के एच निकल गए और वहां पे क्या आ गया बेटा, Br आ गया। और ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये पानी में नहीं घुलता, तो व्हाइट पीपीटी आ जाता है। ये अभी आगे मैं बताऊंगी, डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी आएगा, तो इसीलिए मैंने बोला बहुत सारी चीजें बताएंगे पर धीरे धीरे। ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, या ये कह दें कि ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, ट्राई ब्रोमिनेशन हो रही है, ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बन रहा है। और वही ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो, मान लो कन्वर्जन आप कर रहे हो, आप चाहते हो कि ऑर्थो या पैरा बने, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल इसका नाम है बेटा, इसका अगर मैं नाम देखूं आयुपैक नेम, 2 ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो नहीं, ऑर्थो तो कॉमन नेम है, 2 ब्रोमोफिनॉल, इसका नाम क्या होगा बेटा, 4 ब्रोमोफिनॉल। तो नेमिंग हम बाद में करेंगे, पर अभी आप क्वेश्चन देखिए। ये कह रहे हैं कि अगर आपका मीडियम नॉन पोलर हो और लगभग टेम्परेचर लो हो, तो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। ये लैंग्वेज याद रखिए, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि भाई एक ही H प्लस निकल के Br+ आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया, पहले रिएक्शन समझ में आ गया कि भाई अगर हम ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे फिनॉल के साथ तो ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे आप लोग। अगर मैं नॉन पोलर मीडियम CH2, कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकती हूँ, CCl4 भी ले सकती हूँ, क्लोरोफॉर्म में भी ये ब्रोमीन को मैं डिसॉल्व कर सकती हूँ, कुछ भी नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर मैं लेती हूँ, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। पहले रिएक्शन समझ आ गया आपको? यस मैम। यस मैम। अब यस मैम। मेन आता है क्वेश्चन वाई, भाई ऐसा क्यों बनेगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई फिनॉल जो है उस केस में, यहाँ नीचे आप देखेंगे, फिनॉल की अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं पोलर सॉल्वेंट में तो क्या बनता है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले तो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, क्यों। तो ये क्वेश्चन ना आता है, ध्यान से यहां से देख लीजिए, मैं पहले आपको बता रही हूँ। असल में पहले तो आप मेरी ये लैंग्वेज लिखी हुई है, तो पहले मैं आपको नॉर्मली अपनी बात बता देती हूँ, समझा देती हूँ। ये कह रहे हैं पोलर सॉल्वेंट में बेटा क्या होता है, क्योंकि आपको पता है पोलर सॉल्वेंट में जब सॉल्वेंट पोलर होगा तो आपको पता है ये जो ऊपर वाला OH बॉन्ड है ये भी तो पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट में ये आयोनाइज हो जाता है। पोलर सॉल्वेंट में बेटा जो फिनॉल होता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल, इनका इसका जो बॉन्ड है ऊपर का, स्पेशली पूरी तरह से वो नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर का जो बॉन्ड है इट इज पोलर इन नेचर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और H के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो बॉन्ड है ये पोलर होता है। तो जब मीडियम एक्वस होता है, मतलब पानी में जब आप रिएक्शन कर रहे होते हैं तो ये पोलराइज हो जाता है, और ये पोलराइज होके क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। और आप, अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए कि फिनॉल पोलराइजिंग क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, कर रहा है ना, तभी तो, क्योंकि उसमें प्लस R इफेक्ट है, तभी तो वो एक्टिवेटिंग है। यस मैम। अगर मान लो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो अब वो ज्यादा
ज्यादा मजबूती के साथ जो है डोनेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू फिनॉल जो न्यूट्रल है? मैम कर पाएगा। कर कर पाएगा। पाएगा। मतलब ये, हाँ बेटा, ये जो फिनॉक्साइड आयन का ऑक्सीजन है विच इज नेगेटिवली चार्ज, ये बेटर तरीके से जो है टू लार्ज एक्सटेंट इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग, इसलिए ये ज्यादा एक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को, और उसकी जितनी भी ऑर्थो हैं और पैरा हैं, कितनी ऑर्थो है? 2 ऑर्थो है, 1 पैरा है, ये सबको एक्टिवेट कर देगा और हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज देख लीजिए, phenol ionizes to form phenoxide ion. Due to presence of negative charge, the oxygen of the phenoxide ion donate electron to benzene ring to larger extent. The result, ring highly activate हो जाती है और substitution जो है try substitution होती है। ये समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब बेटा इसी का ऑपोजिट लगा लीजिए, जब मीडियम जो है वो आपका नॉन पोलर है, क्योंकि मीडियम नॉन पोलर है तो इसकी पोलराइजेशन नहीं हो पाएगी, सप्रेस हो जाएगी। पोलर मीडियम में आप खुद सोचिए, अगर आप नॉन पोलर मीडियम लेते हैं, आप उसमें जो है आपका सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ये क्या होगा, नॉन पोलर मीडियम में जो फिनॉल की आयोनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाएगी एज कंपेयर टू अगर मीडियम आपका क्या है, पोलर है। तो आपका जो OH ग्रुप है वो इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग टू स्मॉलर एक्सटेंट, और रिंग एक्टिवेट तो जरूर होगी, नो डाउट एक्टिवेट तो जरूर होगी, पर टू स्लाइटली लेसर एक्सटेंट एज कंपेयर टू पोलर मीडियम। मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे एक्टिवेट नहीं होगी, एक्टिवेट तो होगी। क्यों एक्टिवेट होगी? प्लस आर इफेक्ट तो रहेगा ना भाई। जो आपका OH ग्रुप है वो तो इस तरह से करेगा ही ऑर्थो पैरा को, पर जो डोनेशन होगी इट विल बी टू स्मॉल एक्सटेंट, और रिंग जो है वो स्लाइटली एक्टिवेट होगी, जिसकी वजह से मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी, या तो ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा। बाकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनता है, तो वो जो होता है ज्यादा वो अमाउंट में बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है पैरा जो है इट इज द पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर। पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, इसकी लैंग्वेज मेरी देखिए, पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। फिनॉल की सब्स्टिट्यूशन है कहां पे, कौन सी पोजीशन पे? पैरा पे। पैरा पे एक ग्रुप लगा हुआ है। तो अब ये चीज समझ में आ गई, इसको दोबारा से आप घर पे पढ़ेंगे। ये समझ में आया? यस मैम। अच्छा, अब इधर देखिए, ये अगर आप इस रिएक्शन को देखें ध्यान से, मैंने कहा है कि अगर आप फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो व्हाइट पीपीटी आएगा, समझ आ गया? और ये व्हाइट पीपीटी कब आएगा? जब दोनों ऑर्थो और जो पैरा है वो क्या होंगी, फ्री होंगी, जैसे कि फिनॉल में होता है। भाई अगर इसकी पहली ही पोजीशन पे मान लो NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगी कि या नहीं होगी? ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। तो ये कह रहे हैं कि अगर फिनॉल की सारी पोजीशन फ्री है ऑर्थो और पैरा, तो अगर आप फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो व्हाइट पीपीटी आएगा। तो ये एक क्या हो सकता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट हो सकता है, इसे मैं आगे लूंगी, ठीक है। ये देखिए, ये कह रहे हैं असल में क्या होता है बेटा, ये हम ना अगले चैप्टर में भी रीड करेंगे। जो फिनॉल होता है या जो एनिलिन होता है, दोनों ही एक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं। दोनों में ही अगर आप ब्रोमीन वाटर डालोगे, मैं फिनॉल की बात कर रही हूँ, मैं एग्जैक्टली फिनॉल आयुपैक नेम की बात कर रही हूँ, मैं ये भी फिनॉल है अगर आप मानोगे तो। लेट अस सपोज बेटा ये भी फिनॉल है, लेकिन इसका आयुपैक नेम क्या है, 4-क्लोरोफिनॉल। तो मैं फिनॉल की बात कर रही हूं, अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की। ये देखिए मैंने लिखा है अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, ठीक है। फिनॉल जिसको फिनॉल बोलते हैं, ये नहीं कि मैं पूरे इसकी फैमिली की बात कर रही हूँ। जो फिनॉल और एनिलिन होता है जिनकी सारी पोजीशन फ्री है ऑर्थो और पैरा, अगर आप उनमें ब्रोमीन वाटर डालो तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, मतलब व्हाइट पीपीटी आता है। और आपको पता है डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको कंपाउंड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको इसका तो बना दिया है कि ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये जो टेस्ट हो सकता है, ये अगर आपके पास फिनॉल या एनिलिन दिया हो
उसको किसी और कंपाउंड से या किसी और फिनॉल से या एनिलिन से जो क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड हो, उससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिनॉल और एनिलिन दोनों ही व्हाइट पीपीटी देते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। ऐसे भी लिख सकती हूँ ब्रोमीन वाटर और इस तरह से भी लिख सकती हूँ, दोनों तरीके लिखने बता दिए। तो ये दोनों जो है बेटा व्हाइट पीपीटी देते हैं, बल्कि जो और कंपाउंड है, मान लो मैंने आपको दे दिया एक फिनॉल दे दिया और मैंने आपको बेटा एक दे दिया ये मान लो लेटर सपोज मैंने ये दे दिया 2-क्लोरोफिनॉल। अब मैं कह रही हूँ इसको डिस्टिंग्विश करो, आप कहोगे कि रेड लिटमस टेस्ट भी इस पे नहीं कर सकते हम, है ना, नहीं कर सकते ना रेड लिटमस टेस्ट, क्यों नहीं कर सकते भाई, दोनों ही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि दोनों ही फिनॉल है। आगे हम फिनॉल के और भी टेस्ट देखेंगे, एक फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, वो भी ये दोनों दे देंगे। फिर कौन से टेस्ट से करें, तो बेटा फिर यही वाला टेस्ट यूज करना पड़ेगा ब्रोमीन वाटर के साथ। ये जो कंपाउंड है, ये वाला जिसपे मैंने टिक लगाया है, ये जो है ये फिनॉल है, अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है ये ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट पीपीटी देगा, ये नहीं देगा। ठीक है बेटा, यस मैम। यस मैम। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक और डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात कर लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो, मैंने कपलिंग रिएक्शन बताया था, कपलिंग रिएक्शन मैंने डाइजोनियम सॉल्ट में बताया था शुरू में। क्या होता है बेटा, जो फिनॉल या एनिलिन जिनकी पैरा पोजीशन फ्री होती है, पैरा पोजीशन इस फिनॉल की भी फ्री है, अगर यहाँ पे 2-क्लोरो इसकी भी फ्री है, तो ये जो टेस्ट है ये कौन देते हैं, ये वही वाले फिनॉल या एनिलिन देते हैं जिसकी पैरा पोजीशन क्या है, फ्री है। क्या करते हैं, अगर आप इनका रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या सॉल्ट के साथ करें इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे जो है ये बेसिक कंडीशन में, ये नई भी कंडीशन लिखते हैं कोई बात नहीं, तो ये आपका क्या बनता है, ये बनता है आपका डाई बनती है। तो ये डाई का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, डिस्टिंग्विश टेस्ट आ जाता है। ये कह रहे हैं, ये आप मीडियम चाहे ना लिखें, इसमें आप इतना लिख दें कि फिनॉल एंड एनिलिन विद बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, या सॉल्ट की जगह पे आप लिख दें क्लोराइड, गिव येलो और ऑरेंज डाई। तो अगर मैं मान लो मैंने एक दे दिया फिनॉल और मैंने एक दे दिया आपको, या मैंने एक को आपको यहाँ पे Cl दे दिया ऑर्थो पे और एक का मैंने दे दिया पैरा पे, तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सा वाला ये टेस्ट देगा, पहला वाला या दूसरा वाला कंपाउंड? पहला वाला। पहला वाला, क्यों? क्योंकि इसकी जो पैरा पोजीशन है वो फ्री है। ठीक है, अच्छा ये मैं एक बार इसको ध्यान से देख दूंगी। बेसिक मीडिया तो है, फिनॉल के लिए यूज होता है, एनिलिन के लिए शायद एसिडिक होता है, वो मैं चेक कर लूंगी, आप भी चेक कर लीजिएगा एक बार, मे बी, क्योंकि गलत नहीं लिखना। अगर मान लो आप भूल जाते हो एसिडिक बेसिक मीडियम, तो ये मत लिखिए बेंजीन डाइजोनियम, यहाँ पे क्लोराइड लिख दीजिए खाली। ठीक है, तो गलत मत लिखिएगा, देख लीजिएगा एक बार उस चैप्टर में। अब बेटा नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं हम। अब हम करेंगे नाइट्रेशन। इसमें 2 रीजनिंग के क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखिए, वैसे हम नॉर्मली नाइट्रेशन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको पिछले चैप्टर में ध्यान होगा, जब मैंने क्लोरो बेंजीन की नाइट्रेशन की थी तो मैंने क्या लिया था, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यही लिया था मैंने। यस मैम। और सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, ये बनाता है आपका इलेक्ट्रोफाइल NO2+। ठीक है, वो मैकेनिज्म नहीं करना था। अब ये देखिए, क्योंकि ये फिनॉल ग्रुप जो है वो काफी एक्टिवेटिंग होता है, तो डिल्यूट HNO3 इवन एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, टेम्परेचर नहीं भी लिखेंगे आप, सिंपल डिल्यूट HNO3 लिख देंगे तब भी चलेगा, पर मैंने टेम्परेचर बताया, मेंशन है वैसे एनसीईआरटी में, जो आप उसमें वर्ड्स देखेंगे ना, वर्ड्स में मेंशन है, रिएक्शन के ऊपर नहीं लिखा है, पर आप नहीं रिएक्शन के ऊपर लिखेंगे चलेगा, पर मैं आपको टेम्परेचर बता रही हूँ, इवन एट लो टेम्परेचर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, मिक्सचर बनता है ऑर्थो और पैरा का। ठीक है बेटा? यस मैम। अगर आप डिल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, समझ आ गया? मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, एक ही पोजीशन पे
या तो ऑर्थो पे या पैरा पे आएगा। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक, अब मान लो मेरे पास मिक्सचर आ गया, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, एक पैरा नाइट्रोफिनॉल का, मैं दोनों को सेपरेट करना चाहती हूँ। आपको ध्यान होगा मैंने ऐसा ही पहले भी करवाया था, एक बताया था जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चैप्टर 1 में किया था, ये वाला कंपाउंड नहीं था, वो हेलोजिनेशन हो रही थी, एक ऑर्थो बन रहा था एक पैरा, तो मैंने कहा था कि दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट में काफी फर्क होता है, वहां पे तो वो चीज करवाई थी। यहाँ पे ये देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मान लो आपके पास मिक्सचर है, ये क्वेश्चन पीछे भी मेंशन है। अब आपके पास मिक्सचर है और मैं आप कह रही हूं कि आप इन दोनों को क्या करो बेटा, सेपरेट करो, अलग अलग करो। भाई तो कैसे अलग अलग करोगे? तो बेटा ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या होता है, ऑर्थो और पैरा को हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे स्टीम डिस्टिलेशन क्या होगी? मैं पूरा सेटअप नहीं बता सकती कि ये वाला अपैरेटस लगा सकते हैं अभी स्टेज पे, क्योंकि मुझे वो दिखाना पड़ेगा आपको। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब है, सपोज इस तरह से लगा लीजिए कि आपके पास लिक्विड पड़ा हुआ है, आप ऊपर से स्टीम उसे गर्म भाप में पास करेंगे, तो गर्म भाप की वजह से इनमें से एक, अब कौन सा वो मैं भी बताऊंगी, इनमें से जो एक आइसोमर होता है वो भाप के साथ, भाप की गर्मी से ही, आपको नीचे से हीट लगाने की भी जरूरत नहीं है, भाप में जो हीट होती है उसी से वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, और भाप के साथ पानी के साथ वो आप उसको अलग सेपरेट कर लीजिए, मतलब डिस्टिलेशन कर रहे हैं आप, भाप बना रहे हैं एक, दोनों में से एक आइसोमर की, तो एक क्या होता है, दोनों में से एक स्टीम वोलेटाइल होता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि वो क्या होता है, भाप की गर्मी के साथ ही क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है या वेपराइज कर जाता है। ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. बेटा मैं इसमें सेटअप नहीं आपको शो कर सकती, क्योंकि अभी वो है ना कि मुझे स्लाइड वो चेंज करनी पड़ेगी, वो अभी में पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको सिंपल उसमें बता रही हूँ कि भाप की गर्मी, अगर आप भाप को लाए ना, तो वो भाप की गर्मी से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए, अगर हम ठीक है, अब इनमें से कौन सा आइसोमर स्टीम वोलेटाइल होता है, पीछे क्वेश्चन है कि कैसे सेपरेट करेंगे, तो कैसे सेपरेट करेंगे भाई, स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो लेस वोलेटाइल है, वो इतना वोलेटाइल नहीं है जितना ये है, ये स्टीम के साथ जो है भाप नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? इसके लिए ये आप देखिए क्या होता है, जो ऑर्थो कंपाउंड है उसके अंदर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, मतलब इसका आपस में ही, ये अपने आपस में ही ज्वाइन हो जाता है, जबकि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एक मॉलिक्यूल अगर आप देखें, ये वाला मॉलिक्यूल ये दूसरे से जुड़ा हुआ है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बेटा वेपराइजेशन में होता क्या है, दो मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए हैं वो क्या होते हैं वेपराइजेशन में, ये लिक्विड फॉर्म से वो क्या आ जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। अगर मान लो ये मजबूती से बंधे हुए हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपको ताकत क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, है ना। तो इसका रीजन ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है, बिकॉज इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा, और पैरा नाइट्रो लेस वोलेटाइल है बिकॉज इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएशन हो जाती है। अब ये लैंग्वेज चाहे मत याद करें, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बस इतना लिख देंगे, इट इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपका ठीक होगा। अब मैं बेटा एक बच्चों वाली बात बता रही हूँ, कई बच्चे कहते हैं, मतलब ये मेरे साथ भी हो सकता है कि क्या पता मेरे साथ भी हुआ हो, जब आपकी एज के हो, कई बार ना भूल जाते हैं इंटर था या इंट्रा था। किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि वो भूल जाएगा कभी अभी आप में से कि मैडम मुझे याद तो है लेकिन मैं पेपर में ये भूल गया कि वो इंट्रा था या इंटर था। कोई बच्चा है ऐसा, बताइए, जिसको लगता है कभी ऐसा हो सकता है कि मैं भूल जाऊं? No, ma'am. नहीं है तो चलो, लेकिन फिर भी अभी कोई बताएगा भी नहीं, चलो मैं ही बता दे